Hello guys, now we are starting with our another principle of insurance। मतलब कि ऐसा प्रिंसिपल जिसके बिना अपना जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा अगर ये जो कंपोनेंट है, ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये अप्लाई नहीं किया गया होगा इंश्योरेंस को लेते हुए। राइट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब कि कौन? मैं, जिसकी ये गाड़ी ठुकने वाली है। ठीक है। मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें उस पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैम ये क्या बात हुई? एक्सप्लेन करते हो, जिस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हो उसी को एक्सप्लेनेशन में दे रहे हो, मतलब ही नहीं समझाया, ये क्या बात हुई? तो देखो, सब्जेक्ट मैटर का तो मतलब ये होगा कि द इवेंट, द थिंग विच यू आर एक्सपोज टू रिस्क, ऐसा कोई काम या ऐसी चीज जिसकी वजह से आप रिस्क में आ सकते हो। राइट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मतलब कि ऐसी इवेंट या ऐसी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मतलब वो कोई इवेंट जो हो गई तो आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं पहले एक और लाइन पढ़ने के बाद। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स, अब क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट, पेक्यूनरी मतलब कि फाइनेंशियल, इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल ये लगा लो मेरी कार है जो कि ठुकने वाली है, कार इंश्योरेंस मुझे लेना है। ठीक है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग्स, प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग्स यानी कि जैसे कार हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई। अच्छा, और उसके बाद अपनी बिजनेस की इन्वेंट्री हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ऐसा कुछ भी चीज जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है। और लाइफ इंश्योर्ड या फिर लाइफ लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं ना, सो दैट ही और शी will suffer financially or happening of event against which she is injured, या फिर ऐसी कोई इवेंट ट्रिगर हो गई जिसके लिए उसने क्या लिया था? इंश्योरेंस लिया था। राइट। अब इसी चीज को थोड़ा सा सिंपल वे में एक एग्जांपल से समझते हैं। मेन बस पहले मैं ये बता देती हूँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हमने बस यही पढ़ा कि ऐसी चीज या फिर ऐसी कोई इवेंट जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर वो डैमेज हुई, इंजर हुई, या फिर देयर इज केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। राइट। चलो, तो इसे हम समझते हैं वाया आर नोट्स। अब थोड़ा मैंने ना पीपीटी की जगह मैं इस पे शिफ्ट हो गई हूँ, जो ना मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। ठीक है। तो अब मैं समझाना शुरू करती हूँ। और हाँ, अगर तुम इनसे कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं वापस से पीपीटी पे आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है, हैंड नोट्स बनाने में टाइम थोड़ा सा कम लगता है और पीपीटी बनाने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या है, थोड़ी सी एनिमेटेड इमेजेस डालनी पड़ती है, कंटेंट डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैं वही चीज़ जो है रफली हाथ से बना देती हूँ, सो डेट एटलीस्ट तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को क्या कर सकूँ, रिलीज कर सकूँ। ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लेडी है, जिसका नाम क्या है? मोहिनी। क्या नाम है जिसका? मोहिनी। ठीक है। और उसका काम क्या है? वो पानी पूरी बेचती है। उसकी एक शॉप है जिसमें वो पानी पूरी बेचती है। और वो सोचती है कि अगर ये पानी पूरी की दुकान, पहले इस वाले क्लाउड पे आना है। ठीक है। पहला क्लाउड ये है, मोहिनी है, जिसके पास क्या है? एक शॉप है। कौन सी? पानी पूरी की शॉप है उसके पास। लड़कियों को वैसे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। पानी पूरी की शॉप है। तो अब वो सोच रही है, अगर 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 जो ये शॉप है इसको कुछ हो गया तो, इसमें चोरी हो गई तो, आग लग गई तो, भूकंप से दीवारें गिर गई तो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो 5 बच्चे भी संभालने हैं। हाउ आई फीड माई 5 चाइल्ड, 5 बच्चे संभालने मुझे अपने। तो ये क्या करती है? ये बोलती है, ओ आई हैव ओनली वन शॉप, एक ही शॉप पे पानी पूरी की। इट इज द वे आई अर्न लाइवलीहुड, यही एक साधन है जिससे कि मैं कमाई करती हूँ। इफ इट्स गॉन, अगर ये चली गई मेरे हाथ से या फिर इसने आग पकड़ ली, देन हाउ आई विल रन माई हाउस, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? तो इसको क्या टेंशन है? इसको ये टेंशन है कि इसकी दुकान डैमेज ना हो जाए। तो दुकान क्या है इसके लिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी कि अगर इसकी दुकान चली जाती है तो इसका घर बार सब
चला जाएगा, ये अपने बच्चों को पाल नहीं पाएगी, यानी कि यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो मोहिनी ने क्या किया, अपनी शॉप का क्या करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, और इंश्योरेंस के क्लोज में क्या लिखा है, अग्रीमेंट में क्या लिखा है, इफ फायर अकर्स कंपनी विल कंपनसेट मोहिनी। अगर इसकी दुकान में आग पकड़ ली, आग लग गई इसकी दुकान में, तो कंपनी क्या है, मोहिनी को कंपनसेशन दे देगी ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ये तो हमें पता ही है, इंश्योरेंस में सबसे पहला बेसिक ही क्या है कि हमें प्रीमियम देना पड़ेगा एज अ फीस टू गेट कंपनसेटेड इन इवेंट ऑफ लॉस अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आ रहा है, इस एग्जाम्पल में क्या बताना चाह रहा है, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इस पूरी कहानी को सुन के तुम्हें क्या पता चला कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, अपना मोहिनी की दुकान, मोहिनी की पानी पूरी की दुकान। यहाँ पे समझ आया इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब। अब इसको थोड़ा और बेटर क्लैरिटी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो मोहिनी की दुकान के साथ एक और शॉप थी किसी अंकल जी की, ठीक है, वो क्लॉथ बेचते थे, कपड़े बेचते थे। उनकी दुकान में आग लगे, क्या मोहिनी को कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, उसकी दुकान तो सेफ है, वो तो कमा रही है। अंकल जी की दुकान में कुछ भी आग लगे, कुछ भी हो, चोरी हो, माल चूहे काट दे कपड़ों को, कोई फर्क पड़ेगा मोहिनी को, नहीं पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि मोहिनी के लिए वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है। मोहिनी का जो घर है उनकी दुकान से नहीं चल रहा, उनकी दुकान का पैसा मोहिनी के घर में नहीं आ रहा, मोहिनी अपनी दुकान चला के कमा रही है। तो मोहिनी के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी खुद की पानी पूरी की दुकान। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई होप इंश्योरेबल इंटरेस्ट तुम्हें समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी घटना जिसकी वजह से मुझे पैसों का नुकसान हो सकता है, आई विल बी सफरिंग दी फाइनेंशियल लॉस, आई शुड हैव पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन माई सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जहां से मुझे क्या मिल रहा है, दमड़ी मिल रही है, यानी कि पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है ना, हाँ एक और है, चलो। तो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मान लो इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। देखो, पहले इसके सिर्फ हिंदी बताती हूँ, इसका लॉजिकल मीनिंग हम अपने नोट्स में डायग्राम से समझने वाले हैं। तो जो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी अब मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल यानी कि बिल्डिंग, घर हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, मेरी जो कार है, कार भी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि जब भी मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जब भी मेरे को लॉस होगा, ठीक है, क्या होगा, लॉस, तो उस टाइम पे मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज में होना चाहिए। समझ नहीं आया, देखो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। जब भी कोई इवेंट होगी जिसकी वजह से क्या होने वाला है, लॉस होगा, तो लॉस के टाइम पे मेरा उस प्रॉपर्टी या उस थिंग में क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर कोई इवेंट हो गई तो मैं उसको खोने से डरूं, मेरी जेब से पैसा जाए, डैमेज हो। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे पहले मैंने टाइटल दिया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब वो घटना होगी तब आपके पास क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो खरीदार है, एक है राहुल और एक है सेनोरिटा। ठीक है, तो राहुल ने 6 मंथ पहले एक कार खरीदी थी, क्या खरीदी थी, एक कार खरीदी थी, जिसमें कि उसने कार खरीदते के साथ ही हैंड टू हैंड कार इंश्योरेंस भी ले लिया था, राइट। अब वो 6 महीने बाद उसको लगा, क्या यार ये 6 महीने पुरानी हो गई है, मैं तो अगले दिन कपड़े भी रिपीट नहीं करता हूँ, 6 महीने से एक ही कार चला रहा हूँ, बेचते इसको नहीं खरीदेंगे। तो इसने क्या किया, जो कार थी ना, वो सेनोरिटी को पास ऑन कर दी, उसको सेल आउट कर दी। ठीक है,
तो अब ये बताओ, जब मेरे पास से वो कार जा चुकी है सेनोरिटा के पास, मतलब राहुल के पास से जो कार है वो सेनोरिटा के पास जा चुकी है, तो क्या राहुल को कोई फर्क पड़ेगा कि सेनोरिटा कार ठोके जलाए, उसकी कार की चोरी हो, शीशे टूटे, कोई फर्क पड़ेगा राहुल को? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पैसों के लिए कार को बेच चुका है। ठीक है। तो अब जब सेनोरिटा का एक्सीडेंट हो जाता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार हो जाती है डैमेज, तो इस केस में क्या राहुल जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लेने कार का? जा सकता है? कैन राहुल क्लेम इंश्योरेंस अमाउंट फॉर लॉस? क्या राहुल क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस अमाउंट को? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ही इज नो मोर दी ओनर ऑफ दी कार। वो कार का ओनर नहीं रहा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अब कार का कुछ ही हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो कार को बेच चुका है। तो इस लाइन का ये मतलब है। समझ आ गया? ये दोबारा रिपीट करूं? ठीक है, तुम बता देना मुझे अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन आएगी, उसके लिए भी मैं तुम्हारे पास अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आई हूँ, बट लेट्स फर्स्ट रीड दैट लाइन। इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन शुड हैव द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो ऊपर वाली लाइन में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब नीचे इसका उल्टा बोल रहा है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ज़रूरी नहीं है उस चीज़ में हो जिसका कि वो इंसान ओनर ही ना हो। क्या समझे? मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ, तुम एक बार अपने आप आराम से इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ो, दोनों लाइंस को पढ़ो। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई थिंक यू हैव रेड द स्टफ। थोड़ा आपने समझने की कोशिश भी की होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के केस में या कोई भी थिंग, insurable interest of the insured in subject matter of insurance must exist at the time of happening of event। मेन यहाँ पे क्या बात है, इन्होंने ये बोला है कि जब भी आप हमसे इंश्योरेंस का क्लेम लेने आओगे ना, उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी ओनरशिप उसमें होनी चाहिए। बात ये, देखो ये एग्जांपल तो मैंने फिर भी तुमको समझाने के लिए बताया था, बट बात ये है कि हो सकता है कि जो कार है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम। जो कार है ना, राहुल ने सेनोरिटा को बेची नहीं थी, सेल आउट नहीं की थी। क्या किया था? राहुल ने सेनोरिटा को कार जो है वो किस पे दी थी? रेंट पे दी थी। किस पे दी थी? रेंट पे दी थी। अब जब राहुल ने कार जो है वो रेंट पे दी थी, तो क्या राहुल, एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो सुनो, जो सेनोरिटा है ना, मान लो यहाँ पे सेनोरिटा की कार थी। ठीक है। लेकिन ये मेरा अगला एग्जाम्पल है, सेम हो जाएगा। चलो मैं तुमको समझाती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ही ले चलती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट वन नीड नॉट टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होने के लिए, यानी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल लॉस खा लो, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे उस चीज़ के ओनर हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो जुड़ा हो, आप उसके ओनर हो। ठीक है। शुद्ध हिंदी तो ये है इसकी। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं।
फिर मैं इस एग्जाम्पल पे ना जो मॉडिफिकेशन वाला बता रही थी, वो इस एग्जाम्पल के बाद आपको लीज रेंट वाला बता दूंगी सेकंड पेज पे। लेकिन पहले हम इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो सैमसंग का क्या था, शोरूम था, उसमें एक मैनेजर काम कर रहा है। उस मैनेजर ने क्या किया, जो एक एम्प्लॉय है, मिसेस मिस केयरलेस जो है, एक एम्प्लॉय है वहाँ की, क्या है, उस लड़की का नाम क्या है, मिस केयरलेस। तो मिस केयरलेस को उस मैनेजर ने 20 मोबाइल दे दिए। उसको बोला कि देखो ये 20 मोबाइल जो है ना, तुम अपनी कस्टडी में रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि चोरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल शॉप्स पे, शोरूम्स पे काफी ज्यादा चोरी होने लग गई है। तो यहाँ पे मिस केयरलेस को उस मैनेजर ने 20 मोबाइल को कस्टडी में दे दिया। बट साथ ही साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ते हैं। If any mobile got stolen, ₹5,000 पेनल्टी टू बी रिकवर्ड। अगर 20 मोबाइल में से एक भी मोबाइल जो है वो चोरी हो गया, डैमेज हो गया, तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो 5,000 रुपए की क्या लगेगी, पेनल्टी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर मोबाइल, वो किसकी हो गई, मिस केयरलेस की हो गई। किसकी हो गई, मिस केयरलेस की। तो यहाँ पे उसकी सैलरी में से पैसा कट सकता है पर मोबाइल, जितने भी मोबाइल की चोरी होगी या डैमेज होगा। तो यहाँ क्या हुआ कि भले ही जो मिस केयरलेस थी, उसने वो 20 मोबाइल खरीदे नहीं थे, तो भी उसके ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गई, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अगर कुछ भी अनहोनी हुई, कुछ भी मिसहैपनिंग हुई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डैमेज के लिए पे फॉर करना पड़ेगा सैमसंग को। कितना, हर एक मोबाइल पे 5,000 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से, ताकि मान लो अगर मोबाइल चोरी हो भी जाता है, तो मिस केयरलेस को अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, तो क्या किया, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और उसने क्या करा लिया, इन मोबाइल का इंश्योरेंस करा लिया कि अगर चोरी हुई या डैमेज हुआ तो मेरे को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे दे देगी। ठीक है, यहाँ से तुम्हें समझ आया कि ओनर होना जरूरी नहीं है। आपके पास किसी चीज की कस्टडी हो सकती है, हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपको ज्वेलरी संभालने के लिए दे दी, लेकिन आपका पड़ोसी ये कह के गया है कि देख, अगर तूने मेरे पीछे से ज्वेलरी जो है ना वो बेच दी, या जानबूझ के चोरी करा दी, या सच में ही चोरी हो गई, तो मैं तेरे से सूद समेत उस ज्वेलरी के पैसे लेने वाला हूँ आज की रेट के, कि आज की रेट में सेम ज्वेलरी मुझे खरीदनी पड़ी तो उतने पैसे लूंगा। ऐसा हुआ। तो डर के मारी जो पड़ोसी था उसने क्या करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। सेम इन दिस केस कि मैनेजर ने 20 मोबाइल दिए थे मिस केयरलेस की कस्टडी में, और मिस केयरलेस ने चोरी ना हो जाए इस डर से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो यही बोला है, कैन मिस केयरलेस क्लेम कंपनसेशन व्हेन शी इज नॉट ओनर। आंसर आएगा यस। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी शिफ्टेड, लाइबिलिटी क्या है, शिफ्ट हो चुकी है। शी इज एक्सपोज टू द फाइनेंशियल लॉस, दैट इज फाइनेंशियल लॉस, यहाँ पे उसके लिए क्या है, पेनल्टी है। क्या है, पेनल्टी, जो कि उसको हर मोबाइल पे 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। राइट। अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं, ये समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे क्या हुआ था, राहुल ने कार जो है वो बेची नहीं थी, सेनोरिटा को क्या किया था, रेंट पे दिया था। साथ ही साथ राहुल ने सेनोरिटा को क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्री हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, अगर इस कार को वापस देते हुए कुछ भी हुआ, ये डैमेज हुई, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो सेनोरिटा को मुझे इस कार की कॉस्ट देनी पड़ेगी। सेनोरिटा को क्या करना पड़ेगा, मान लो सेनोरिटा जो है थुकवा के लेके आ चुकी कार को, जो कि इसने रेंट पे ली थी राहुल से। अब थुकी हुई कार राहुल को वापस दे रही है, तो राहुल कह रहे तूने कैसे ठोक दी मेरी कार, ये मेरी फेवरेट कार थी, इतना अच्छा कलर था और इतनी कंफर्टेबल सीट थी इस कार की। तो यहाँ पे राहुल ने बोला जितना भी लॉस सफर होगा, जितना भी डैमेज होगा कार का, उतना पूरा का पूरा मैं सेनोरिटा से क्या करने वाला हूँ, रिकवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेनोरिटा भले ही कार की ओनर नहीं थी, बट उस पे ऑब्लिगेशन ये थी कि अगर उसने रेंटेड कार को ठीक से नहीं चलाया ना, तो पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेनोरिटा को क्या करना पड़ा, पैसे देने पड़ेंगे अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो। राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गई, सेन्योरिटा को अपनी पॉकेट से पैसे भर सकती है।
तो यहाँ पे क्या हो गई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, पेक्यूनरी इंटरेस्ट आ गया, उसको पैसों का लॉस उठाना पड़ सकता है। आई थिंक अब यहाँ पे सबको समझ आ गया होगा इन दो लाइनों का मतलब। हैपनिंग ऑफ इवेंट इज नॉट लिंक्ड टू दी ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग या फिर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, मेन बात बस ये है, लॉजिक ये होना चाहिए, अगर कोई इवेंट हो रही है, क्या मेरी जेब से पैसा जाने वाला है? आंसर आया यस, तो वहां पे क्या हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आंसर आया नो, तो वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल है ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसने, ट्रस्टी ने ली हुई है, जैसे स्कूल में भी ट्रस्टी होते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहाफ पे, हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें क्लोज हो सकता है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी को कल को कुछ भी होता है, रिपेयरेशन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी होगा, तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट किसकी कटने वाली है, ट्रस्टी की कटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको समझ आ गया होगा ना। मेन हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा है, मैं लिखवा देती हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हमने बस ये पढ़ा है कि द पर्सन शुड हैव, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, शुड हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब थोड़ा हम बार बार इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर हो गया, प्रपोजर हो गया, तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और नहीं बैठे तो दोबारा वीडियो को सुन लो, तब भी ना बैठे तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी लैंग्वेज लिख के आना, कहीं तो नंबर मिलेंगे, नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बस यहाँ पे तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो 4 की जगह 3 मिल जाएंगे अगर तुमने कंटेंट सही लिखा है तो। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की कहानी लिख दी, कहानी नहीं लिखनी, लिखना फिर भी टू द पॉइंट है। ठीक है, द पर्सन शुड हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, और फिर ये लिख लो, यहाँ पे तुम्हें कीवर्ड क्या याद रखना है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट, पेक्यूनरी इंटरेस्ट। और पेक्यूनरी का सिनोनिम क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम ये याद रख सकते हो कि मैम ने एग्जाम्पल दिया है पानी पूरी शॉप, मोहिनी का एग्जाम्पल, मोहिनी पानी पूरी शॉप। ठीक है, ये थोड़े से नाम मैं कॉमेडी इसलिए रखती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल बैठे रहे। ठीक है, मोहिनी पानीपुरी शॉप का एग्जाम्पल दिया कि मोहिनी के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चे को पालने के लिए वो शॉप चलाती है, अगर शॉप ही नहीं रहेगी तो वो 5 बच्चों को कैसे पालेगी, वो वाला एग्जाम्पल। ठीक है, देन उसके बाद इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल ले रहे थे, कार सोल्ड बाय राहुल टू सेनोरिटा, सेनोरिटा को कार बेच दी किसने, राहुल ने, ये एग्जांपल लिया था। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, 20 मोबाइल कस्टडी, 20 मोबाइल कस्टडी टू मिस केयरलेस। ठीक है, ये नाम भी थोड़े मैं रिलेटेबल रखती हूँ ताकि एग्जाम्पल अच्छे से ही याद रहे तुमको। 20 मोबाइल कस्टडी टू मिस केयरलेस, अगर वो केयरलेस ही नहीं होती तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत ही क्या पड़ती। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। होप यू एंजॉयड द एग्जाम्पल, होप यू हैव taken shelter to the concept, right? So we will be meeting in the next session for our third principle of the insurance.